नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनामिका शर्मा है। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में द अनामिका शर्मा में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा और भाषा के प्रकार जो भी हैं। भाषा के बारे में बताने से पहले, समझने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि भाषा क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। गगन और नेहा के पिता ने उन्हें आवाज लगाकर बुलाया। वे दोनों दौड़ते हुए आए। उनके पिता के हाथ में एक पत्र था। उन्होंने बताया कि यह पत्र उनके दादाजी का है। किसका? दादाजी का। बच्चों के दादाजी ने लिखा है उन्हें। उन्होंने बताया कि यह पत्र दादाजी का है। पत्र में पढ़कर उन्होंने बताया कि गांव से उनके दादा दादी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? दादा दादी आ रहे हैं। यह सुनकर गगन और नेहा खुशी से उछल पड़े। गगन ने पिता के पास रखे पैकेट की ओर इशारा किया, संकेत किया। उन्होंने बताया कि इसमें दादी जी ने तुम्हारे और नेहा के लिए आम भेजे हैं। क्या भेजे हैं? आम, पैकेट में। तो गगन, नेहा और उनके पिता के बीच हुई बातचीत किस प्रकार पूरी हुई? बोलकर, सुनकर और पढ़कर। पढ़कर वह बात बताई गई जो पत्र में लिखा था। तो जिस साधन के द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात ग्रहण करते हैं, उस साधन को भाषा का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भाषा का नाम। कि जिस साधन के द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो उस साधन को हम क्या करते हैं? भाषा करते हैं। अब भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि यह भास धातु से हुई है। क्या चीज से हुई है? भास धातु से। इसकी उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना या प्रकाश में लाना। भास का क्या अर्थ है? प्रकट करना या प्रकाश में लाना। आज हम भाषा के जिस रूप को अपनाते हैं उसका माध्यम क्या है? शब्द है। क्या है उसका माध्यम? शब्द है। किंतु आदिकाल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य ध्वनियों, मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं, ध्वनियों या संकेतों, जो इशारा करते हैं हम लोग, संकेतों द्वारा अपने भाव एवं विचार व्यक्त करता था। पहले भाषा नहीं थी। लोग क्या करते थे? ध्वनियों से और संकेतों से अपना भाव या विचार व्यक्त करते थे। उस संकेतों एवं ध्वनियों द्वारा हम आज भी विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि चौराहे पर खड़ा सिपाही ट्रैफिक को संकेतों द्वारा चलाता है। क्या करता है? ट्रैफिक को संकेतों द्वारा चलाता है। वह बोलता तो नहीं है कि रुको, जाओ, प्रतीक्षा करो, नहीं बोलता है ना। तो आज भी संकेतों द्वारा वह काम चलाता है। मुंह पर उंगली रखकर हम चुप रहने का संकेत करते हैं। कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा
कि बच्चे ज्यादा शोर करते हैं तो क्या करते हैं शिक्षक? इशारा करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते इशारा करते हैं कि चुप रहो। गर्दन हिलाकर हाँ या ना करना आदि भी संकेतों के रूप हैं। यदि हमसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है कि तुमको इस प्रश्न का उत्तर पता है, तो हाँ इस तरह से हम लोग उत्तर देते हैं इशारा से, या फिर नहीं पता रहता है तो नहीं बोलते हैं। व्याकरण में संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। अब हम लोग भाषा के रूप के बारे में जानें कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब हम लोग मौखिक भाषा जान लें कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का वह साधन जिसमें बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें क्या होता है? बोलकर समझाया जाता है और सुनकर हम लोग ग्रहण करते हैं। बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात को सुनकर ग्रहण करते हैं। तो यह क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप। अब उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं कि गीता ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा। गीता ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा। मोहन मित्र से फोन पर बात कर रहा है। नेताजी ने भाषण दिया। दादाजी से कहानी सुनी। तो ये सभी क्या है? भाषा के मौखिक रूप हैं। सभी में बोलकर भाव प्रकट किए जा रहे हैं और सुनकर क्या हो रहा है? भाव ग्रहण किए जा रहे हैं। तो भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप कहलाता है। स्पष्ट है? अब हम लोग लिखित भाषा के बारे में जानेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब हम लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी हम लोगों के बीच लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वह भाषा का रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा। जैसे महीप निबंध लिखने लगा, पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखवाओ, मौसी ने मामा जी का पत्र पढ़ा, समाचार पत्र पढ़कर मैथ का परिणाम बताओ, है ना। तो लिखित भाषा से दूर बैठे व्यक्ति तक समाचार हम लोग पहुंचा सकते हैं और ज्ञान को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। लोगों ने देखा है। अब हम तुलसीदास की रचना पढ़ते हैं, कबीरदास की रचना पढ़ते हैं, तो इन महान कवियों द्वारा लिखी हुई रचनाएं कहीं न कहीं सुरक्षित है, तभी तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं, अन्यथा नहीं पढ़ पाते। तो ये सब क्या है? भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करेंगे भाषा और लिपि के बारे में। भाषा के प्रकार तो जान लिए, रूप के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब भाषा और लिपि के बारे में जानो। तो जिन चिन्हों का मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन चिन्हों को मौखिक ध्वनियों, जिन चिन्हों का मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषा की लिपि कहते हैं। जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसका जो लिखित रूप होता है, लिखकर जो प्रकट करते हैं, वह भाषा की लिपि कहलाती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। एक भाषा की उपभाषाओं और बोलियों की भी उसी लिपि में लिखा जा सकता है। अब जैसे हिंदी और उसकी उपभाषाएं या बोलियां, हिंदी की लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी हम लोग कौन सी भाषा में लिखते हैं? देवनागरी में। देवनागरी
देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि भी कहा गया है। संस्कृत भी हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, नेपाली भी देवनागरी में लिखते हैं, मराठी भी देवनागरी में लिखते हैं। अब कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपियां हैं, लिपियों के क्या नाम हैं, उसे भी हम लोग जान लें उस उदाहरण के द्वारा। तो कुछ भाषाएं और उनकी जो लिपियां हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी भाषा की क्या है ये तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे, देवनागरी। मराठी की कौन सी लिपि है? इसकी भी देवनागरी है। अरबी की कौन सी लिपि है? तो इसकी फारसी है। फारसी की कौन सी लिपि है? इसकी भी फारसी है। उर्दू की कौन सी लिपि है? अरबी फारसी। नेपाली की कौन सी लिपि है? नेपाल देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन। तो भाषा वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के व्यवस्थित रूप से बनती है। भाषा कैसे बनती है? वर्णों, शब्दों, वाक्यों के व्यवस्थित रूप से बनती है। वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों की व्यवस्था कैसी होगी, अर्थात किस वर्ण, शब्द अथवा वाक्य का प्रयोग कहाँ, कैसे होगा, इसका ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है। कौन करवाता है? व्याकरण करवाता है। तो भाषा के नियमों अथवा व्यवस्था एवं शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। स्पष्ट है? अब हम लोग व्याकरण के अंग के बारे में जानेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये जान लें। वर्ण विचार में वर्णों के रूप, उच्चारण एवं लेखन विधि का ज्ञान होता है। शब्द विचार में क्या होता है? शब्द विचार में शब्द के रूपों, भेदों, उत्पत्ति संबंधी नियमों का उल्लेख होता है। और वाक्य विचार में इसमें क्या होता है? वाक्य के भेदों, वाक्य निर्माण, विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है। अब हम भाषा के रूप के बारे में जानेंगे कि भाषा का रूप क्या है। मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा के अतिरिक्त क्षेत्र एवं प्रयोग के आधार पर भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। जैसे मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जिससे हम बालक क्या होता है? अपनी माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। मातृभाषा कहाँ से हम लोग सीखते हैं? माँ से या घर के अन्य सदस्यों से सीखते हैं। बालक के परिवार की भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। स्पष्ट है? अब हम राजभाषा जानेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए इस दिन को हम क्या चीज के रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रभाषा की। ये राष्ट्रभाषा क्या है? जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में लगभग 70% लोग हिंदी बोलते हैं, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी कही जा सकती है। हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब अगला जो है बिंदु है संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग
अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और पूरे विश्व की भाषा क्या है? अंग्रेजी। अब मानक भाषा हम लोग जान लें कि मानक भाषा किसे कहते हैं। एक ही भाषा की उपभाषाएं और बोलियां बोलने वाले एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं समझ पाते। ऐसे में एक समान रूप से स्वीकृत और वैज्ञानिक भाषा की जरूरत होती है। यह रूप व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसे मानक रूप भी कहते हैं। हिंदी का मानक रूप इस समय क्या है? खड़ी बोली के निकट है ना। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को भाषा के रूप में विशेष स्वीकृति या मान्यता दी गई है। ये भाषाएं कौन कौन सी है? सुन लीजिए 22 भाषाओं के नाम। संस्कृत, मराठी, कोंकणी, संथाली, हिंदी, मणिपुरी, कन्नड़, बोडो, पंजाबी, तमिल, कश्मीरी, डोगरी, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, सिंधी, नेपाली, उड़िया, मलयालम, गुजराती और असम। इस तरह हम लोगों ने देखा कि 22 भारतीय भाषाओं को संविधान में स्वीकृति दी। अब हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है। भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली किसे कहते हैं? जो सीमित क्षेत्र में लोग बोला करते हैं। भाषा का वह रूप जिसका क्षेत्र बोली से थोड़ा बड़ा उसे उपभाषा कहते हैं। जब कोई उपभाषा एक सर्वमान्य और परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेता है तो वह भाषा कहलाती है ना। वह क्या कहलाती है? भाषा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 और बोलियां कितनी है? 18। देखिए क्या क्या है ये पांचों उपभाषाएं। पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं? तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वह है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषाएं क्या है? पश्चिमी हिंदी। तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वे है गौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी और मेवाती बोलियां आती हैं। चौथा है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां आती हैं। और अंतिम है बिहारी अथवा मगधी हिंदी। इसके अंतर्गत मैथिली, मगधी, भोजपुरी आती है। हम लोग बिहार में रहते हैं और इन्हीं बोलियों का को चलिए आपका आज का यह टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं उस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि मुझे मेरी गलतियों का पता चल सके। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ बुराइयां हैं।